Dear students, good morning. मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गुल्स कॉलेज उदयपुर, इकोनॉमिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर। और आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में यूनिट 3 में से जो चैप्टर है हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, यूनिट 3 जननांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर ही है, जनसंख्या और आर्थिक विकास से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत अथवा जनसंख्या चक्र सिद्धांत संसार के उन्नत देशों की वास्तविक जनसंख्या प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश जनसंख्या की वृद्धि 5 विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। सीपी ब्लैकर के अनुसार ये अवस्थाएं हैं सीपी ब्लैकर अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी दी है जो कि विकसित देशों की डेमोग्राफी के ऊपर आधारित है। इसमें पहला है उच्च स्थिर अवस्था यानी हाई स्टेशनरी स्टेट, जिसको हम HS से डिनोट करते हैं, जिसमें जन्म तथा मृत्यु दरें दोनों ऊंची होती हैं। दूसरा है प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था यानी अर्ली एक्सपांडिंग, जिसको हम EE के नाम से डिनोट करते हैं। डायग्राम हम नेक्स्ट उसमें डायग्राम लेने वाले हैं, जिसमें स्थिर अवस्था को HS से बताया गया है, प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था को EE से बताया गया है। और ये जो प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था है इसमें ऊंची जन्म दर किंतु घटती हुई मृत्यु दर होती है। और तीसरा है विलंबित विस्तारशील अवस्था यानी लेट एक्सपांडिंग, इसको हम LE के नाम से हमने डायग्राम में दिया हुआ है। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तब इसे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो विलंबित विस्तारशील अवस्था है इसमें घटती जन्म दर परंतु साथ ही अधिक तेजी से घटती हुई मृत्यु दर होती है। और चौथा है नीची स्थिर अवस्था, लो स्टेशनरी स्टेट, इसे डायग्राम में LS से बताया गया है, जिसमें नीची जन्म दर समान रूप से नीची मृत्यु दर द्वारा संतुलित होती है। और नेक्स्ट है घटती अवस्था यानी डिक्लाइनिंग स्टेज, इसको D से डिनोट किया गया है, जिसमें नीची मृत्यु दर, उससे भी नीची जन्म दर और जन्मों की अपेक्षा मरणों की अधिकता होती है। ये अवस्थाएं चित्र में के A और B भाग में दर्शाई गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें हमने ये डायग्राम लिया है। ये डायग्राम 2 पार्ट्स में बना हुआ है, A पार्ट और B पार्ट। हाँ, चित्र A और B भाग में दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के समय को क्षितिज अक्ष पर यानी यहाँ पर हमने टाइम एलिमेंट लिया है, और वार्षिक मृत्यु दर तथा जन्म दर, ये बर्थ रेट और डेथ रेट इस एक्सिस पर लिए हमने, और उसके बाद में पॉपुलेशन को हमने इस डायग्राम B में पार्ट B में पॉपुलेशन लिया है। ठीक है, अब हम सारी 5 स्टेजेस को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम अवस्था इस अवस्था में देश पिछड़ा हुआ होता है और उसकी विशिष्टता जन्म तथा मृत्यु की ऊंची दरें होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि दर नीची होती है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नीची होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर भी नीची होती है। लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है, जो पिछड़ेपन की स्थिति होती है। कुछ थोड़े से साधारण हल्के और छोटे वस्तु उद्योग होते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत
परिवहन, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा अल्प विकसित होता है। ये सब साधन लोगों की कम आय तथा दरिद्रता के लिए उत्तरदायी हैं। परिवार की निजी आय को बढ़ाने के लिए बड़ा परिवार आवश्यक समझा जाता है। बच्चे समाज तथा माता पिता के लिए परिसंपत्ति होते हैं। निरक्षरता बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए समाज से ये आशा नहीं की जाती कि उन्हें शिक्षित करें और इस प्रकार अपने पर बोझ डालें। संयुक्त परिवार व्यवस्था का होना सब बच्चों को उनकी आय के अनुसार रोजगार देता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चलती है, ये सब आर्थिक और सामाजिक कारण देश में ऊंची जन्म दर के जिम्मेदार हैं। और ऊंची जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची होती है, क्योंकि हमें कैलोरी गुण वाला अपौष्टिक भोजन मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तथा स्वच्छता की समझ का अभाव होता है। इसकी वजह से मृत्यु दर भी अधिक होती है। मृत्यु दर बच्चों में अधिकतम और उनके बाद शिशु जनन आयु की स्थितियों में होती है। इस प्रकार ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दीर्घ काल में रहती है, जिससे शून्य जनसंख्या की वृद्धि के साथ एक स्थिर संतुलन पाया जाता है। इसे चित्र ए में HS भाग से दिखाया गया है। चित्र ए में HS भाग से दिखाया गया है और बी में ये P वक्र का समानांतर वाला भाग, ये जो P वक्र है इसका जो ये समानांतर वाला भाग है, ये स्टेज 1 को बताता है। अब आती है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि की अवस्था में दाखिल होती है। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकता बढ़ती है। परिवहन के साधनों का विकास होता है। श्रम की गतिशीलता बढ़ जाती है। शिक्षा फैलती है। आय बढ़ती है। लोगों को अधिक मात्रा में तथा अधिक अच्छे खाद्य पदार्थ मिलते हैं। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार होता है। लोग आधुनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। ये सब साधन मृत्यु दर को घटा देते हैं, परंतु जन्म दर लगभग स्थिर रहती है। लोगों में ये प्रवृत्ति नहीं होती कि बच्चे पैदा न करें, क्योंकि आर्थिक वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और बच्चे परिवार की आय में वृद्धि कर पाते हैं। लोगों के जीवन स्तर तथा भोजन संबंधी स्वभाव में सुधार के साथ जीवन की प्रत्याशा बढ़ जाती है। लोग परिवार के आकार पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। आर्थिक वृद्धि में सब साधनों में से पुरानी सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाजों और विश्वासों को तोड़ना बहुत कठिन होता है। इन साधनों के परिणाम स्वरूप जन्म दर पिछले स्तर पर ही रहती है। मृत्यु दर में कमी होने पर जन्म दर में परिवर्तन न होने से जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। भारत जैसे विकासशील देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। यह जनसंख्या वृद्धि की प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था है, जब जनसंख्या बढ़ती दर से वृद्धि करती है। चित्र ए के भाग ई द्वारा इसे दर्शाया गया है। ये जो ई भाग है, जिसमें जो बर्थ रेट है वो स्थिर है, लेकिन जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो रही है। डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट उतनी है। उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो ए से बी पर बहुत तेजी के साथ वृद्धि कर रही है। तो जब जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता और मृत्यु दर कम हो जाती है, तो ये जो कर्व का ई पार्ट है ये दिखाया गया है और इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि करती है। अब हम तीसरी अवस्था पर आते हैं। तीसरी अवस्था इसके LE भाग के द्वारा दर्शाई गई है, जिसमें बर्थ रेट तेजी से कम होती है और डेथ रेट भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन बढ़ती है। भाग बी में आए हम। पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो ये BC बिंदु के द्वारा पार्ट बी में दिखाया गया है और पार्ट ए में LE के द्वारा इसको दिखाया गया है। यह जनसंख्या विकास की विमंडित अर्थव्यवस्था है।
विस्तारशील अवस्था है। इस अवस्था में कम हो रही मृत्यु दर गिर रही जन्म दर के साथ तेजी से घटती जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या घटती दर से बढ़ती है, जैसा कि चित्र के LE भाग में दर्शाया गया है। अब हम चौथी अवस्था पर आते हैं। इस अवस्था में जन्म दर घटती है और मृत्यु दर के बराबर होने लगती है। चौथी अवस्था, जन्म दर भी घटती है और मृत्यु दर के बराबर होने लगती है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर गिर जाती है। जब आर्थिक वृद्धि में कुछ तेजी आती है, लोग आय के निर्वाह स्तर को पार करते हैं, तो उनका जीवन स्तर बढ़ता है। प्रमुख वृद्धि क्षेत्र फैलते हैं तथा तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाते हैं। शिक्षा का प्रसार होता है और समस्त समाज में रम जाती है। लोग पुराने रीति रिवाजों, सिद्धांतों और विश्वासों को छोड़ देते हैं, व्यक्तिगत भावना को विकसित करते हैं तथा संयुक्त परिवारों से नाता तोड़ लेते हैं। पुरुष तथा स्त्रियां देर से शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता की आय की अनुपूर्ति करने के लिए अधिक संतान की लालसा घट जाती है। लोग खुशी से परिवार नियोजन की विधियां अपनाते हैं। वे शिशु के बजाय छोटी कार लेना पसंद करते हैं। फिर बढ़ते आय स्तरों के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए विशेषीकरण और उसके परिणाम स्वरूप समाज तथा आर्थिक गतिशीलता से अधिक संतान का पालन पोषण कठिन हो जाता है। इन सबसे जन्म दर घटने लगती है, जो पहले से मौजूद नीची मृत्यु दर के साथ मिलकर जनसंख्या की वृद्धि दर को घटा देती है। संसार के उन्नत देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिनमें जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। जनसंख्या विकास की इस नीची स्तर अवस्था को चित्र के LS भाग के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो पार्ट है, यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है, वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, बल्कि रुक सी गई है। जनसंख्या वृद्धि रुक गई है तथा जनसंख्या की शून्य वृद्धि है। ये चौथी अवस्था है। अब हम आते हैं पांचवी अवस्था पर। विकसित देशों में घटती जनसंख्या की अवस्था तब आती है जब जन्म दरें निरंतर घटती जाती हैं, परंतु मृत्यु दर को और कम करना संभव नहीं हो पाता है। किसी भी विकसित देश में इस अवस्था का होना अभी तक अनुमान ही है। इस चित्र में अंतिम भाग D के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ये स्टेबल हो गई है और स्टेबल होने की वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर जो है पहले की अपेक्षा भी कम हो गई है, जो कि एक अनुमान है अगली पांचवी स्टेज का। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत यूरोप के विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। यूरोप के लगभग सभी देश इसकी पहली 3 अवस्थाओं से गुजर चुके हैं और अब चौथी अवस्था में हैं। यह सिद्धांत विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व रखता है, विकासशील देशों जैसे भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि वे इसकी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार योजनाएं बनाकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक जननांगीय मॉडल, इकोनॉमिक डेमोग्राफिक मॉडल्स का निर्माण किया है, ताकि अल्प विकसित देश चौथी अवस्था में प्रवेश कर सके। भारत जैसे विकासशील देश दूसरी अवस्था अर्थात प्रारंभिक विस्तारशील अवस्था से गुजर रहे हैं। और यह सिद्धांत समस्त विकासशील देशों का पथ प्रदर्शन करने में सहायक होता है तथा इसकी व्यवहार्यता सार्वभौमिक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। ये जो टॉपिक है बहुत करंट टॉपिक है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, दैट इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। होप आप इसको समझ पाए हैं। इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।